डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको पिछली एपिसोड? है ना एकदम जबरदस्त। तो चलिए अब इसी शानदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 26 to 30। चैप्टर 26 ब्लूप्रिंट रोवर रोबोट। आर्यन मेहता की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके सामने 2 नए टैलेंट्स अनलॉक हुए थे और इसके साथ आया था एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उसकी दुनिया बदल सकता था। बेसिक वेपनरी। इस टैलेंट ने उसे सिखाया था कि साधारण हथियार कैसे बनाए जाते हैं, बंदूकें, कन्वेंशनल वेपन्स, और साथ ही बढ़ी थी उसकी क्राफ्टिंग स्पीड। बेसिक मटेरियल कॉम्पोजिशन। यह वेपनरी का एक कोर टैलेंट था। किसी भी चीज की क्वालिटी उसके मटेरियल पर निर्भर करती है और हायर लेवल की मशीनरी के लिए जो की मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें खुद क्राफ्ट करना पड़ता है। और तभी सिस्टम ने अलर्ट किया, आपने 5 वेपनरी टैलेंट्स सीख लिए हैं। नोवाइस रिफाइनिंग और ओवरलोड अनलॉक हो गए हैं। ब्लूप्रिंट अनलॉक हुआ। रोबोट रोवर। आर्यन मेहता के होठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। नोवाइस रिफाइनिंग। यह टैलेंट मटेरियल्स को रिफाइन करके उन्हें हायर क्वालिटी में बदलने की क्षमता देता था। नोवाइस, बिगिनर, बेसिक, ये सब लोएस्ट वर्जन्स थे। लेकिन हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। आगे चलकर मोलिक्यूलर रिफाइनिंग जैसी एबिलिटीज भी थीं, जो सिर्फ एनर्जी खर्च करके पल भर में मोलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकती थीं। मटेरियल्स की ग्रेडिंग इक्विपमेंट जैसी ही थी। जितना ऊंचा ग्रेड उतनी ऊंची वैल्यू, मगर एक ही ग्रेड के 2 मटेरियल्स की वैल्यू अलग हो सकती है। जैसे कॉमन ग्रेड का साधारण आयरन ओरे मिलता है लगभग $13 प्रति पाउंड, जबकि रिफाइंड डार्क आयरन ओरे की कीमत होती है $45 प्रति पाउंड। दोनों कॉमन, फिर भी फर्क ज़मीन आसमान का। और ओवरलोड। यह एक एक्टिव स्किल था। एनर्जी ड्रेन करके यह स्किल मशीनरी की आउटपुट को 30 से 50% तक टेम्पररीली बूस्ट कर देती थी, मगर ड्यूरेबिलिटी की कीमत पर। अगर आर्यन मेहता इसे अपने लाइटवेट मैकेनिकल आर्म के साथ एक्टिवेट करे तो उसका डैमेज और डिफेंस दोनों एक झटके में कई गुना बढ़ जाएंगे। हाँ, सिर्फ 120 एनर्जी के साथ यह स्किल केवल 10 सेकंड तक चल सकती थी, मगर 10 सेकंड भी किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। आखिरकार एक एक्टिव स्किल मिली। आर्यन मेहता के दिल में जश्न था। अर्ली लेवल्स में मैकेनिक्स के पास एक्टिव स्किल्स होती ही नहीं थीं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आर्यन मेहता मन ही मन सोच रहा था, काश यह स्किल जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन से भागते वक्त होती, तब उसकी एस्केप कितनी आसान हो जाती। और रोवर का ब्लूप्रिंट। यह एक अर्ली लेवल यूटिलिटी रोबोट था, सिंपल, वर्सटाइल और डेडली पोटेंशियल से भरा हुआ। इसे वेपन्स और आर्मोर से लैस किया जा सकता था, कॉम्बैट के लिए, स्काउटिंग के लिए, डिफेंस के लिए। यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता था। माइनिंग और प्रोस्पेक्टिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता था। सिर्फ 2 टैलेंट पॉइंट्स में इतना कुछ, यह तो बहुत बड़ा बारगेन है। तभी उसने देखा, बूढ़े लू साहब चुपके चुपके उसकी तरफ सरक रहे थे। गली से निकलकर मुख्य सड़क पर एक पुरानी सेडान गाड़ी खड़ी थी। आर्यन ने बॉनेट उठाया, अंदर झांका और बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया। यार, तुम काफी जवान हो, है ना? आदमी ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैं 30 साल का हूँ। 30? क्या मुझे अंधा समझ रखा है? आदमी के मन में हलचल हुई मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। नाम क्या है आपका? नाम पूछना हो तो थोड़ी तमीज से पूछो। आदमी थोड़ा असहज हो गया। मैं फेंग जून हूँ। अच्छा नाम है, आर्यन ने कहा बिल्कुल बेजान आवाज में, जैसे तारीफ नहीं, कोई फाइल पढ़ रहा हो। वैसे मुझे एक सिगरेट चाहिए। फेंग जून ने अनकंफर्टेबल होकर पैकेट निकाली और एक सिगरेट आर्यन को दी। आर्यन मेहता एक कश लेते हुए उसने कहा, यही नाम है मेरा, आर्यन मेहता। यहाँ के रहने वाले नहीं लगते, कहाँ से? हो गया क्या? फेंग जून के होश उड़ गए।
अभी तो प्रोब करना शुरू किया था। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। एक पाइप टूटी थी। $60। मुझे पता है पाइप टूटी थी, मैंने खुद तोड़ी थी। फेंग जून ने वॉलेट निकाली और धीरे धीरे पैसे ढूंढने का नाटक करने लगा, टाइम खरीदने की कोशिश में। आपकी स्किल्स तो जबरदस्त हैं। कहाँ से सीखी? जन्मजात टैलेंट है। और आप रहते कहाँ हैं? गांव से आया हूँ। आर्यन ने एक भौं उठाई। डिस्काउंट मांगने की कोशिश है क्या? फेंग जून ने आखिरकार हार मानी और पैसे निकाल दिए। क्या डिपार्टमेंट रीइंबर्स करेगा यह पैसे? मुझे लगा 1 घंटा लगेगा पैसे ढूंढने में। कितना बड़ा वॉलेट है तुम्हारा? आर्यन ने सीटी बजाते हुए टूलकिट उठाई और वापस वर्कशॉप की तरफ चल दिया। फेंग जून ने उदास मन से फोन निकाला। इनिशियल ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। टारगेट एक मैकेनिक है। थ्रेट लेवल अभी अनसर्टेन है। कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन 4 मिनट 38 सेकंड। टारगेट का नाम है आर्यन मेहता। मेरी रिकमेंडेशन है और टेस्टिंग करो। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचो। एक रुकावट, कैरेक्टर एनालिसिस। हाँ, बेहद इरिटेटिंग। चैप्टर 27 आखिरी परीक्षा। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। आर्यन मेहता का रूटीन अब तय हो गया था। हर सुबह कैरो जंकयार्ड जाओ, बंदूकें बनाओ, कैश लो और साथ में रोवर के लिए स्पेयर पार्ट्स भी जमा करते रहो। वो रोवर के पार्ट्स बना रहा था, मगर उन्हें असेंबल करने में जल्दी नहीं थी। बूढ़े लू साहब बीच बीच में चुपके से झांकते रहते, आर्यन की क्राफ्टिंग स्टाइल से उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश में। मगर आर्यन सेल्फ टॉट था, कोई पैटर्न नहीं, कोई स्कूल नहीं। बूढ़े लू की सारी कोशिशें बेकार गईं। वो लंबे बूढ़े साहब भी अक्सर आते बूढ़े लू के साथ 5 इन अ रो खेलने। आर्यन को समझ नहीं आता था यह गेम इतनी इंटरेस्टिंग क्या है। मगर धीरे धीरे उन बूढ़े साहब ने आर्यन से भी बातें करनी शुरू कर दी। आर्यन भी खुशी से मिलता जुलता। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मैकेनिक्स के लिए एक्सपीरियंस अर्न करने का सबसे तेज तरीका था क्राफ्टिंग। उसके बाद एनहांसमेंट, फिर रिपेयरिंग और सबसे कम असेंबली। आर्यन के पास अभी एडवांस्ड नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस पॉइंट्स 3 स्किल्स पर लगाए। बिगिनर मशीनरी एफिनिटी LV 3, बेसिक कॉम्बैट LV 8 और बेसिक शूटिंग LV 6। इन्हें मैक्स लेवल के करीब पहुंचाया और इससे मिले काफी टैलेंट पॉइंट्स। ट्रेनी मैकेनिक बनने के लिए जरूरी था इंटरमीडिएट मशीनरी एफिनिटी, जिसके लिए बिगिनर मशीनरी एफिनिटी को लेवल 5 तक पहुंचाना होगा। मशीनरी एफिनिटी यह बहुत से ब्लूप्रिंट्स और स्किल्स की कॉमन प्रीरेक्विजिट थी। आर्यन के पास अब 15 टैलेंट पॉइंट्स थे। बहुत लग सकते हैं, मगर बुरे वक्त के लिए बचाकर रखना जरूरी था। यह उसने मुश्किल तरीके से सीखा था। उस माने में सिर्फ टैलेंट पॉइंट्स रीसेट करने के लिए करोड़ों एनास खर्च करने पड़े थे वाटर ऑफ लीथ खरीदने में। वो दिन याद नहीं करना। कैरो जंकयार्ड में उस सुबह आर्यन ने जबरदस्त काम किया। जाते वक्त रैकून ने पैसों की गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई। आर्यन ने बिना गिने जेब में रख ली। आज के लिए इतना काफी है, चलता हूँ। शुक्रिया, अभी के लिए बंदूकों की जरूरत नहीं है। मगर डील अभी भी वैलिड है, जंक पार्ट्स लेते रहो। रैकून की बात में मिठास थी, मगर आर्यन उसके इरादे जानता था। काम निकल गया था तो रास्ते से हटाने का वक्त आ रहा था। रैकून सोच रहा था, बस अभी नहीं। ठीक है, आर्यन ने कहा, और वो भी जानता था कि रैकून क्या सोच रहा है। जंकयार्ड से निकलते हुए उसने जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा घुमाव लिए टेल को झटकने के लिए। फिर पहुंचा एक बड़े मैकेनिक मार्केट में। यह मार्केट वेस्टर्न कैपिटल स्कूल और मैकेनिक स्कूल के स्टूडेंट्स में बेहद मशहूर था, तरह तरह के मशीन पार्ट्स और मेटल्स के लिए। आर्यन ने अपने पास जमा 70,000 एक्वामरीन डॉलर्स लगाकर बाकी सारे मटेरियल्स खरीद लिए, रोवर के लिए भी और एक और लाइटवेट मैकेनिकल आर्म के लिए भी। कुछ दिन बाद रोवर के सारे पार्ट्स तैयार थे। आर्यन अपने कमरे में बैठकर रोबोट को असेंबल कर रहा था। 1.2 मीटर ऊंचा, पूरी तरह आर्मोर प्लेटेड,
ऊपर का आधा हिस्सा इंसान जैसा था, मगर गर्दन नहीं थी। अंदर एक बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट, दोनों मैकेनिकल आर्म्स में सेक्शंस थे जो इंसानी हाथों की तरह मुड़ और घूम सकते थे। उंगलियों की जगह आर्यन ने गन्स लगाए थे। उसकी टोर्सो 90 डिग्री तक घूम सकती थी, जिसमें मैगजीन कंपार्टमेंट्स लगे थे। पैरों की जगह टैंक ट्रैक्स। सिस्टम ने नाम मांगा। आर्यन ने अपनी पुरानी स्टाइल में नाम रखा, रोवर 1, रोवर 1 टैंक स्टाइल, टाइप रोबोट, ग्रेड कॉमन, ड्यूरेबिलिटी 800 by 800, डिफेंस 18, पावर आउटपुट 59, मैक्स स्पीड 23, एनर्जी 120 by 120, हाइट 1.18 m, वेट 64.8 kilograms, कंट्रोल रिमोट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रेडियस 50 m, एनर्जी सोर्स बैटरी यूनिट, यूसेज 8 मिनट्स। राइट आर्म स्मॉल कैलिबर मशीन गन 35 से 40 DMG, लेफ्ट आर्म स्मॉल कैलिबर मशीन गन 35 से 40 DMG। स्किल्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट 30 मीटर रेडियस में 280 से 430 एक्सप्लोजन डैमेज, मेटल आर्मोर 8% डैमेज रिडक्शन, पेनिट्रेटिव अटैक्स को छोड़कर। नोट, इसे छोटा और बेवकूफ मत समझना। रोवर 1 बनाने में की मटेरियल्स थे स्टील और प्लास्टिक रेजिन, दोनों कॉमन ग्रे। अगर हायर क्वालिटी स्टील अलॉय होती तो ड्यूरेबिलिटी और डिफेंस और बेहतर होता, मगर आर्यन जानता था बाद में पार्ट्स अपग्रेड होते रहेंगे। यही तो मैकेनिक्स की असली स्ट्रेंथ है। रोबोट व्हीकल्स, मोबाइल सूट्स, इन सब पर मॉड्यूल्स की लिमिट होती है एनर्जी कैपेसिटी से, और रोवर 1 की एनर्जी कैपेसिटी अभी कम थी स्टैंडर्ड बैटरी यूनिट की वजह से। रोवर 1 कंप्लीट हुआ और सिस्टम ने रिवॉर्ड किया 24,000 एक्सपीरियंस। अगले दिन लाइटवेट मैकेनिकल आर्म लेफ्ट भी तैयार। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म लेफ्ट क्राफ्ट किया, 2,500 EXP मिला। यह दूसरा आर्म पहले से थोड़ा कम क्वालिटी मटेरियल्स से बना था, इसलिए ग्रेड भी थोड़ा कम था। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म लेफ्ट, ग्रेड कॉमन, डैमेज 28 से 45, डिफेंस 8 से 12, पावर आउटपुट 26, ड्यूरेबिलिटी 205/205, लेंथ 0.51 मीटर्स, वेट 6.1 किलोग्राम, बोनस प्लस 6 STR, प्रीरेक्विजिट 23 STR। अभी आर्यन मेहता की सबसे बड़ी ताकत थी मिली कॉम्बैट, और यह आर्म उसके लिए परफेक्ट था। मैकेनिक्स जो मिली कॉम्बैट पसंद करते हैं उन्हें मच वॉरियर्स कहते हैं। आर्यन इस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था। मैकेनिक्स की असली पावर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में है, मगर अभी लो लेवल पर मच वॉरियर स्टाइल ही सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर देती थी। अभी के लिए यही सही है। आर्यन ने आर्म छुपाया और नीचे उतरा। लू चान एक कस्टमर से बात कर रही थी जो बार बार आर्यन की तरफ देख रहा था। डिवीजन 13 का एक और एजेंट। पिछले कुछ दिनों में डिवीजन 13 ने कई अंडरकवर एजेंट्स भेजे थे, मगर आर्यन एक कठिन किला था जिसे तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए अब वो अलग एंगल से अटैक कर रहे थे। जब एजेंट चला गया तो लू चान ने पूछा, आखिर इतने लोग तुम्हारे बारे में क्यों पूछते रहते हैं? क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ, मगर सब मर्द हैं। आर्यन रुक गया। वो जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अरे मैं जज नहीं कर रही, लू चान खिलखिलाकर हंसने लगी। इस तरह क्यों हंस रही हो? और तभी आर्यन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सिस्टम अलर्ट आया था। क्लास डी मिशन ट्रिगर हुआ। हमलावर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट। मिशन सिनॉप्सिस, तुम्हारे सिर पर रखा इनाम किसी की नजर में आ गया है। दुश्मन पास हैं, छाया में छुपे हुए, और एक और ग्रुप है जो तुम्हें परख रहा है। तुम क्या करोगे? रिक्वायरमेंट, जिंदा रहो। रिवॉर्ड 10,000 एक्सपीरियंस, बोनस रिवॉर्ड 1x स्किल लेवल अप कार्ड, बेसिक। आर्यन ने आंखें घुमाई। कितना ड्रामेटिक सिनॉप्सिस है, मगर दिमाग तेजी से चल रहा था। ग्रुप ऑफ पीपल, यह डिवीजन 13 था। तस्वीर साफ हो रही थी। डिवीजन 13 ने जानबूझकर उसकी इंटेल लीक की होगी एक इलैबोरेट सेटअप में, ताकि उसकी असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ परखी जा सके। मगर इसका मतलब यह भी था कि हमलावर बहुत ताकतवर नहीं होंगे। डिवीजन 13 शहर में कोई बड़ा बवाल नहीं चाहेगा।
क्लास टी मिशन का सामान्य रिवॉर्ड आर्यन को आकर्षित नहीं करता था, मगर वो बोनस रिवॉर्ड स्किल लेवल अप कार्ड, यह तो बेशकीमती चीज थी। और बोनस रिवॉर्ड का मतलब था एक सीक्रेट कंडीशन है। आर्यन का अंदाजा था सभी हमलावरों को खत्म करना होगा, दुश्मन कभी भी आ सकता है। वर्कशॉप में रहना ठीक नहीं। आर्यन ने बूढ़े लू पर निर्भर रहने का इरादा छोड़ दिया। एक पल सोचा और दिमाग में एक जगह आई, कैरो जंकयार्ड। वहां लड़ाई होगी, वहीं उसकी शर्तों पर। चैप्टर 28 जलन। कैरो जंकयार्ड यह रैकून का इलाका था और आर्यन मेहता एक तीर से 2 निशाने लगाने की सोच रहा था। उसने अपने टूल्स रखे और लू छियान से मुड़कर बोला, आज छुट्टी चाहिए। ठीक है, लू छियान ने पलकें झपकाईं। कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्यों? आर्यन ने एक पल के लिए रुककर पूछा। लू छियान एक तेज नजर वाली लड़की थी। आर्यन हमेशा उदास और बोझिल लगता था, मगर आज कुछ बदला हुआ था। उसमें एक अलग ही एनर्जी थी। अगर वो उस फीलिंग को एक शब्द में बयान करती, तो वो शब्द होता खतरनाक। अगर कोई मुश्किल हो तो बताना, मैं जरूर मदद करूंगी, उसने गंभीर आवाज में कहा। आर्यन ने उसे देखा, कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा। लू छियान अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर हिलने लगी। उसने मुंह फेर लिया और अपने बाल घुमाते हुए बोली, घूरते क्यों हो? तमीज नहीं है। आर्यन ने भी नजर फेर ली। रात को खाने पर नहीं आऊंगा। मैंने सोचा था आज तुम्हें अपनी नई रेसिपी खिलाऊंगी, लू छियान ने उदास होकर कहा। ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल, बेक्ड रिब्स स्ट्यू और ऊपर से पार्सली। आर्यन के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह किस नर्क का खाना है? वो अपने कमरे में गया, तैयार हुआ और थोड़ी देर बाद निकला। पीठ पर एक बैकपैक और साथ में एक ट्रॉली। शहर की गलियों में। बॉस, क्या यही है वो टारगेट? एक आदमी काला चश्मा लगाए आर्यन के पीछे था। जब भी आर्यन पलटता, वो आदमी पल भर में गायब हो जाता, कभी फोन बूथ की आड़ में, कभी मैगजीन स्टैंड के पीछे। एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल। कान में एक मिनी रिसीवर था जिससे वो अपने साथियों से बात कर रहा था। 2 गलियां दूर खड़े एक पुराने वैन में। उस वैन में 5 नकाबपोश बैठे थे। यही थे आर्यन के हमलावर। बी स्टिंग स्क्वाड, एक मर्सनरी ग्रुप जो बाउंटीज के पीछे भागने में माहिर था। अंडरग्राउंड नेटवर्क्स में इनका नाम था। कई मिशंस कंप्लीट कर चुके थे। इन्हें आर्यन का ट्रेल अचानक मिला था, हालांकि वो अचानक पूरी तरह प्लान किया हुआ था। इस मिशन में इनके लिए सिर्फ बाउंटी नहीं थी, यह मौका था जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन की नजरों में आने का, उनकी बैकिंग पाने का। स्क्वाड के नंबर 2 ने कहा, यह लड़का 1 मिलियन का है, बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा है। यह तो बहुत आसान होगा। लीडर केली ने अपनी गन चेक करते हुए कहा, भूलो मत, हम स्टार ड्रैगन देश के अंदर हैं। जल्दी करो, साफ करो। और उनसे थोड़ी दूर एक काली बिना नंबर प्लेट की जीप आर्यन के पीछे चल रही थी। डिवीजन 13 के फील्ड एजेंट्स, मिशन कैप्टन ली हुई, उनके साथ 8 फुली इक्विप्ड एजेंट्स और फेंग जून एडवाइजर की रोल में। हथियार, ट्रैंक्विलाइजर गन्स। आर्यन का अंदाजा बिल्कुल सही था। बीस्टिंग स्क्वाड को डिवीजन 13 ने ही यूज किया था उसे परखने के लिए। और ये एजेंट्स थे असली हीरो, जो सही वक्त पर आकर बचाने का नाटक करेंगे। फेंग जून ने वीडियो फीड देखते हुए कहा, टारगेट डिस्ट्रिक्ट 7 के कैरो जंकयार्ड की तरफ जा रहा है। बीस्टिंग स्क्वाड भी पीछे है। जंकयार्ड के अंदर लड़ाई हो, यही आइडियल होगा। कैरो जंकयार्ड। रैकून चौंक गया। यह यहाँ क्यों आया? कुछ स्पेयर पार्ट्स ढूंढने थे। आर्यन ने आसानी से झूठ बोला और झूठ काफी कॉन्विंसिंग था। रैकून ने उसे लंच के लिए इनवाइट किया, सोचा था मना कर देगा, मगर आर्यन ने हाँ कह दी। रैकून के चेहरे पर एक पल के लिए हड़बड़ाहट आई, फिर गई। आर्यन ने अपना डस्ट मास्क उतारा, चेहरा सामने आया। रैकून को चेहरा जाना पहचाना लगा, मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं। आर्यन क्रिमिनल दुनिया में मशहूर था,
मगर रैकून जैसे छोटे खिलाड़ियों को बड़ी दुनिया की खबरें कम ही मिलती थीं। उन्हें इससे मतलब भी नहीं होता था। आर्यन ने मास्क पहना था पहचान छुपाने के लिए, मगर अब इसकी जरूरत नहीं थी। रैकून के आदमियों ने दस्तरखान बिछाया। दोनों आमने सामने बैठे। पिछली खेप की बंदूकें कैसी रहीं? रैकून ने सिगार का एक लंबा कश लिया। 73 वॉस्प जबरदस्त बंदूक है। 6 राष्ट्र की आर्मीज भी इसे यूज करती हैं। ब्लैक मार्केट में एक की कीमत 6-7 हजार। तुम्हारी वजह से खूब कमाई हुई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी बनाई बंदूकों की क्वालिटी मार्केट के घटिया सेकंड हैंड माल से कहीं बेहतर है। मास प्रोडक्शन में बंदूकें ज्यादा अलग नहीं होती, मगर एक स्किल्ड मैकेनिक के हाथ से बनी बंदूक में एक खास बात होती है। एक एक्सपर्ट बता सकता है यह हाथ से बनी है या मशीन से। उस बैग और ट्रॉली में क्या है? रैकून ने पूछा। स्पेयर पार्ट्स। रैकून सैटिस्फाइड था। बातें होती रहीं। शाम ढलने लगी। आसमान में नारंगी और नीले रंग घुल रहे थे, जैसे किसी ने कैनवस पर रंग बिखेर दिए हों। तभी रैकून का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बॉस, कोई आपसे मिलने आया है। दिखता नहीं, मेहमान के साथ हूं। रैकून झल्लाया। आदमी ने झुककर रैकून के कान में कुछ फुसफुसाया। रैकून ने आर्यन को एक पल देखा, कुछ सोचा, फिर उठकर मुस्कुराया। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिए, और चला गया। आर्यन की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। कुछ है? आधा घंटा पहले। भाईजान, मैं इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ आपके सहारे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। मुझे छोड़ मत दो। माँ जी एक युवक के पीछे दौड़ रहा था, गिड़गिड़ाते हुए। वेस्टर्न कैपिटल आया था कजिन के गैंग में शामिल होने के लिए, मगर कजिन ने उसे लायक नहीं समझा और जैनिटर की नौकरी पकड़ा दी। माँ जे को यह मंजूर नहीं था, मगर करे भी क्या, बस गिड़गिड़ाने के सिवाय। कितनी बार कहा है कजिन मत बुलाओ, युवक चिड़चिड़ाया। हाँ, माफ करो, और माँ जे ने खुद को एक थप्पड़ मारा। सच में देखो खुद को कितने पथेटिक हो। तुम्हें दरवाजे पर रखा है तो सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदार हो। जानते हो कितने बंजारे बाहर बासी खाना खाकर जी रहे हैं? मैं अभी एक बड़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ, पीछे मत आना। बड़े आदमी? माँ जे की आंखें चमकी। कौन? डिस्ट्रिक्ट 7 के बॉस मिस्टर रैकून। डिस्ट्रिक्ट 1 को छोड़कर हर डिस्ट्रिक्ट का एक अंडरवर्ल्ड बॉस होता है। समझे कितने पावरफुल होते हैं? बातें करते करते दोनों जंकयार्ड के गेट पर पहुंच गए। माँ जे पीछे जाने लगा, मगर उसकी नजर गेट के अंदर पड़ी। वहां आर्यन मेहता था और उसका स्वागत हो रहा था। यह वही लड़का है ना? यह वही है जो मेरे साथ छुपकर घुसा था। एक ठग ने युवक को रोका। यहाँ मत घूमो, मैं भी बॉस का आदमी हूँ, युवक ने आदर से कहा। रिपोर्ट करने आया हूँ। तभी माँ जे बीच में बोल पड़ा। वो आदमी कौन है? उसने आर्यन की तरफ उंगली उठाई। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? कजिन ने गुस्से में हाथ उठाया, मगर ठग ने रोक लिया। वो बॉस के इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। इम्पोर्टेंट गेस्ट? माँ जे को धक्का लगा और फिर वो धक्का जलन में बदल गया, कड़वाहट में। यह कैसा इंसाफ है? वो इग्नोरेंट लड़का और इतनी इज्जत। उसके दिमाग में उस दिन की बातें घूमने लगीं और शर्म की एक लहर उठी। ठग ने युवक से पूछा, टेक्नीशियन आर्यन को जानते हो? ज्यादा नहीं, बस जब हम स्मगल होकर आए थे तब थोड़ी बात हुई थी। ठग की आंखें अचानक चमकी। मेरे साथ आओ, बॉस तुमसे मिलना चाहेंगे। माँ जे और युवक दोनों एक पल के लिए जड़ हो गए। चैप्टर 29 टकरा। दोनों को एक कमरे में ले जाया गया। मुझसे क्या चाहिए? माँ जे ने घबराते हुए पूछा। घबराओ मत, बात सिंपल है, ठग ने समझाया। वो आदमी एक मैकेनिक है, बंदूकें बनाता है। बॉस काफी वक्त से उस पर नजर रखे हैं, मगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, इसलिए हाथ नहीं लगाया।
बस यही जानना है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? माँ जे की आंखें चमकी। बॉस की नजरों में आने का मौका, यह तो जिंदगी में एक बार मिलता है, कजिन से आगे निकलने का चांस। उसने कजिन को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। उस आर्यन मेहता का क्या होगा, मुझे क्या? आधे घंटे बाद रैकून खुद आया। माँ जे और कजिन दोनों झट से खड़े हो गए। माँ जे इतना नर्वस था कि उसने अपनी कुर्सी ही गिरा दी। टेक्नीशियन आर्यन की बैकग्राउंड जानते हो? रैकून ने सीधे पूछा। उसका नाम आर्यन मेहता है, एक बंजारा है, मेरे साथ छुपकर शहर में घुसा था, पहली बार यहाँ आया था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान नहीं, बस इतना। रैकून की आंख फड़की। बॉस की नाराजगी देखकर माँ जे का दिमाग तेजी से चला। हाँ, याद आया, जब आया था तो हाथ बिल्कुल खाली थे, कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल नोबडी लग रहा था। बहुत अच्छा। रैकून मुड़ा और चल दिया। बॉस, जो भी काम हो बस हुक्म करें। माँ जे ने पीछे से पुकारा। रैकून रुका, पलटकर देखा। मुझे तुम पसंद आए, मेरे गैंग में शामिल हो जाओ। माँ जे की आंखें खुली की खुली रह गईं। जैकपॉट। रैकून के जाते ही रॉल्स पलट गए। कजिन अब माँ जे के आगे पीछे घूमने लगा। माँ जे, भाई आगे से ख्याल रखना मेरा। क्या बुलाया? माँ जे ने नाक चढ़ाई। भाई जान, कजिन। दोनों बेशर्मी की हद तक जल्दी अडैप्ट कर गए थे। माँ जे ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, बॉस आर्यन मेहता के साथ क्या करने वाले हैं? उसने थक से पूछा। जाहिर है पहले बंदूकों के ब्लूप्रिंट्स उगलवाओ, फिर चुप करा दो। अच्छा है। माँ जे ने राहत की सांस ली। 3 मिनट भी नहीं हुए थे, रैकून वापस बैंक्वेट हॉल में आ गया। आर्यन ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। रैकून मुस्कुराया। आर्यन मेहता है ना? लगता है नाम पता चल गया। आर्यन ने आंधी से पहले की शांति भांप ली। हाथ धीरे से बैकपैक की तरफ सरका। क्लिक। लाइट वेट मैकेनिकल आर्म इक्विप्ड। हाँ, वो शुरू से ही लड़ने का इरादा लेकर आया था, मगर सतर्कता कभी नहीं छोड़ता। गैलेक्सी में उसने यह सबक बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखा था। वो किस्सा फिर कभी। रैकून ने मेज पर उंगलियां थपथपाई। कहे, मैं तुम्हारी असलियत जानने के लिए बेचैन था और निकला एक मामूली बंजारा। माना काफी सतर्क रहे तुम तो। रैकून का चेहरा सख्त हो गया। अपनी हालत समझते हो? बंदूक बनाने का सारा नॉलेज अभी मेरे हवाले करो। इतनी तल्खी क्यों? तल्खी? हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आर्यन के होठों पर एक उकसाने वाली मुस्कान आई। क्या यकीन करोगे, अगर कहूँ कि चाहूँ तो तुम सबको अभी यहीं खत्म कर सकता हूँ। रैकून ने उंगली चटकाई। पल भर में चारों थग्स ने बंदूकें आर्यन पर तान दी। सोचा था मैं तैयार नहीं हूँगा। यह मजाक है। और ये जो बंदूकें तुम पर तनी हैं, यही तुमने बनाई थी। मेज के पार 4 थग्स और कमरे के बाहर 2 और पहरेदार। कमरा छोटा था, मैन्यूवर की जगह नहीं। अगर बता भी दूं, तुम फिर भी चुप करा दोगे। रैकून ने ठंडी हंसी हंसी। आर्यन बिल्कुल सही था। फिर भी कोऑपरेट करो तो तकलीफ कम होगी, और नहीं किया तो। मेरे पास कुछ लोग हैं टॉर्चर में माहिर। आखिर में बोलोगे ही। और तभी आर्यन का पूरा डिमीनर बदल गया। नकाब उतर गया। सच में लगता है मैं फंस गया हूँ। रैकून अंदर से हिला, मगर सिर हिलाया। बैग में कुछ भी हो, क्या तुम बुलेट से तेज हो? अगर कहूँ इसमें पावरफुल एक्सप्लोसिव्स हैं? रैकून हंसा। माँ जे का वहां आना कोइंसिडेंस था। आर्यन ने पहले से कुछ प्लान नहीं किया होगा। यह ब्लफ था। जिसने भी तुम्हारे बारे में बताया, उसे ज्यादा पता नहीं था। क्यों न अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर लेटेस्ट बाउंटीज चेक करो। रैकून की भौहें सिकुड़ी। यह इतना काम क्यों है? क्या खेल खेल रहा है? रैकून के पास वेस्टर्न कैपिटल में थोड़ी पावर थी,
मगर अंडरवर्ल्ड की बड़ी दुनिया में वो एक छोटा मोहरा था। उन मामलों पर उसकी नजर कम थी। यह सिर्फ टाइम खरीद रहा है। क्यों सुनूं इसकी? चूंकि यकीन नहीं तो बेट लगाते हैं। जिंदगी में सरप्राइजेस आते ही रहते हैं। आर्यन ने कमरे में नजर घुमाई। यह कमरा काफी छोटा है ना? एक्सप्लोजन के लिए परफेक्ट। पहले ब्लास्ट, फिर श्रैपनल, पूरी जगह ज़मींदोज़। मगर कोई बात नहीं, हम सब श्रैपनल में ही खत्म हो जाएंगे। बस मुझे मजाक के लिए वक्त नहीं। उठो वरना गोलियों से भर दूंगा। आर्यन ने कंधे उचकाए, एक लंबी सांस ली। ठीक है, बात करते हैं। लो बताता हूं। और उसी पल सूरज की आखिरी किरण डूबी। अंधेरा छा गया। यही तो आर्यन का इंतजार था। ब्रूम, मैकेनिकल आर्म गरजा और बैकपैक को चीरते हुए बाहर आया। आर्यन ने मेज उठाई और पूरे जोर से रैकून और चारों थग्स की तरफ उछाल दी। बर्तन, थालियां सब उड़ गईं। बात करें? हाँ, बिल्कुल नहीं। सामने 4, पीछे 2। आर्यन का दिमाग क्लियर था। उसने मेज को ढाल बनाया, मैकेनिकल आर्म आगे उठाया और एक जगरनॉट की तरह आगे बढ़ा। क्रैश! चारों थग्स मक्खियों की तरह उड़ गए। गोली मारो, खून से लथपथ रैकून चीखा। बाहर के दोनों पहरेदार फायर करने लगे। चैप्टर 30 रोवर का जलवा। गोलियां मैकेनिकल आर्म पर टकराईं, ड्यूरेबिलिटी तेजी से गिरने लगी। एक गोली कंधे पर लगी, 16 डैमेज। कमीज पर खून फैला। मगर आर्यन मेहता को बस एक खुजली सी हुई। उसकी पेन टॉलरेंस असाधारण थी और मजबूत मसल्स ने गोली को रोक लिया। आर्यन ने मैकेनिकल आर्म एक थग की छाती में दे मारी। एक जोरदार धमाका और वो थग वहीं ढे। फिर दूसरे थग को उठाया और उसे ही मीट शील्ड बना लिया उन 4 थग्स के खिलाफ जो फिर से उठ खड़े हुए थे और गोलियां बरसा रहे थे। पूरी ताकत लगाई, दरवाजा कब्जों समेत उखाड़ा और उन पर दे मारा। फिर बाहर, पीछा करो। रैकून की आवाज गूंजी। पूरे जंकयार्ड में गोलियों की आवाज सुनकर दर्जनों थग्स दौड़ पड़े। कैरो जंकयार्ड रैकून का मेन बेस था। आर्यन को सतर्क रहना था, घिरना नहीं था। रास्ते में एक थग से गन लूटी, काम आसान हुआ। तेज रिफ्लेक्सेस, बेसिक शूटिंग और प्रेसाइज एम, ऑटो करेक्शन। हर गोली निशाने पर। ग्रुप्स आते आर्यन लुढ़कता, झुकता और डेडली शॉट्स लगाता। एकमात्र लिमिट थी एम्मो। हर वेव के बाद मैगजीन्स लूटता जाता। आर्यन के पीछे लाशों का ढेर। रैकून की आंखें फटी रह गईं। अकेले 20 से ज्यादा आदमी, मगर थग्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। घेरा कसता जा रहा था। आर्यन एक स्क्रैप्ड सेडान के फ्रेम के पीछे छुप गया। दर्जनों बंदूकें एक साथ, मजल फ्लैशेस रात को रोशन कर रहे थे। गोलियों की बारिश इतनी तेज थी कि अपनी सांस की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। वापस फायर करना लगभग नामुमकिन था। यह मेरा इलाका है। चाहे कुछ भी करे, अकेला नहीं निकल सकता। रैकून के जबड़े भिंचे हुए थे। आंखों में आग थी। इसे पछताऊंगा पैदा होने पर। और तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बैंग 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 बैंग। बैटलफील्ड के एक तरफ से सबमशीन गन की आवाजें उठी। रैकून के थग्स एक एक करके गिरने लगे, चीखें फिजा में घुलने लगी। बीस्टिंग स्क्वाड मैदान में उतर आई थी। रात की आड़ में उन्होंने रैकून के इनएक्सपीरियंस्ड थग्स को पल भर में ओवरवेल्म कर दिया। यह मर्सनरीज कहां से आए? रैकून का दिल बैठ गया। क्या यह मेरे पीछे हैं? मगर नहीं, मर्सनरीज ने डायरेक्शन बदला और सीधे आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। यह उसके पीछे है? रैकून डिसबिलीफ में देखता रहा। वो खुद एक विलन था, उसे यह सच्चाई पता थी। जितना ताकतवर आदमी उतने ताकतवर दुश्मन। यह मर्सनरीज कैपिटल जैसी जगह में खुलकर सामने आ रहे थे, सिर्फ आर्यन के लिए। इसका मतलब था आर्यन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। आर्यन के वो शब्द याद आए, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर लेटेस्ट बाउंटीज चेक करो। वो सिर्फ बड़ी बातें नहीं कर रहा था,
यह आदमी है कौन? यह सबमशीन गन्स की आवाज है। आर्यन ने मजल फ्लैशेस से बी स्टिंग स्क्वाड की लोकेशन भाप ली। 300 मीटर पश्चिम। 6 लोग, 6 सबमशीन गन्स। दिमाग में कैलकुलेशंस तेजी से चली। दुश्मन की फायर पावर भारी थी, सीधे टकराना बेवकूफी होती। शुक्र है रोवर लाया था। आर्यन ने बैकपैक से टच स्क्रीन रिमोट कंट्रोल निकाला। स्क्रीन ऑन हुई मगर डिस्प्ले पर लिखा था आउट ऑफ रेंज। रोवर 1 की कंट्रोल रेडियस थी 50 मीटर। उसे वहां तक पहुंचना होगा। आर्यन ने सांस भरी और उठकर दौड़ा। तुरंत सबमशीन गन फायर की बौछार। जंकयार्ड में बिखरे स्क्रैप और जंक के ढेर। आर्यन ने इन्हीं को कवर बनाया। गोलियों की बारिश में आगे बढ़ता रहा। साला, इतना कवर है यहाँ। बी स्टिंग स्क्वाड के एक लॉन्ग हेयर्ड मेंबर ने मैगजीन रीलोड करते हुए कोसा। खरगोश से भी तेज है यह। उनका ओरिजिनल प्लान था चुपचाप आर्यन को खत्म करना, मगर उन्होंने रैकून की लड़ाई का फायदा उठाया अपने इरादे छुपाने के लिए। वो थक चुका है, अब वार करो, केली ने चिल्लाया। रैकून के ज्यादातर आदमी या तो मर चुके थे या टूट चुके थे। आर्यन को इतनी बेतहाशा दौड़ते देखकर बी स्टिंग स्क्वाड का हौसला बढ़ा और उन्होंने पूरी तेजी से पीछा किया। दौड़ते हुए आर्यन को अचानक खतरे का एहसास हुआ। झुका, एक गोली बालों को छूते हुए निकल गई। 2 स्क्रैप्ड कार्स के नीचे से स्लाइड किया और रोवर 1 की रेंज में आ गया। कनेक्शन सक्सेसफुल। एक्टिवेट। जंकयार्ड के रेस्टिंग एरिया में धूल और मलबे के बीच ट्रॉली पर पड़े कपड़े कांपे और उसके नीचे से 2 लाल रोशनियां चमकी। रोवर की आंखें। इंजन गूंजा, व्हील्स घूमने लगे। आर्यन ने उसे रेस्टिंग एरिया से बाहर निकाला। बी स्टिंग स्क्वाड अब बहुत करीब थी। रोवर 1 की डिफेंस इतनी नहीं थी कि 6 सबमशीन गन्स का सामना कर सके। सीधे भेजना बहुत रिस्की। आर्यन का एकमात्र एडवांटेज था सरप्राइज। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि आर्यन के पास एक रोबोट भी है। आर्यन ने आसपास नजर दौड़ाई। बी स्टिंग स्क्वाड के रास्ते पर 2 स्क्रैप्ड कार्स एक ऐसे एंगल पर खड़े थे कि उनके बीच एक परफेक्ट बेंड बन रहा था। छुपने की जगह आर्यन ने रोवर 1 को उस बेंड में पायलट किया। रोवर के इंजन की आवाज चारों तरफ के शोर में दब गई, मगर केली को कुछ अजीब लगा। वो रुका। कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या दिखा? लॉन्ग हेयर्ड ने पूछा। यही प्रॉब्लम है, कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर ठीक ही होगा। टारगेट घिर चुका है, अब बस मरना बाकी है। और उसी पल बी स्टिंग स्क्वाड रोवर 1 की फायरिंग रेंज में आ गई। आर्यन ने कमांड दिया, ड्यू 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 ड्यू। रोवर 1 की उंगलियों से आग बरसी। एक पल, बस एक पल, पूरी स्क्वाड वहीं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत याफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसनी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ।